दर्शकों, आज की क्लास में हम क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने लॉ की जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी क्लैट के बारे में, या फिर जो लॉ की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है एंट्रेंसेस, तो उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन इस लेक्चर में अभी हम क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ मतलब क्या होता है उसका? क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी ऑफ द लॉ दैट रिलेट्स टू क्राइम। मतलब ये ऐसा लॉ है, एक क्रिमिनल लॉ एक ऐसी लॉ की बॉडी है जो क्राइम से रिलेट करती है। क्राइम जनरली रेफर्ड टू एज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब क्राइम जो होता है वो स्टेट के अगेंस्ट कहा जाता है। मतलब जो केसेस आपने कभी देखी होगी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, नॉर्मली कैसे होते हैं, ए वर्सेस बी ऐसी होती है। एक एग्जांपल है, ए वर्सेस बी ऐसी केस होती है नॉर्मली। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होती है वो ए वर्सेस बी ऐसे नहीं आती, वो ए वर्सेस स्टेट ऑफ जो भी हो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो भी हो वो आता है उसमें। या फिर बी वर्सेस स्टेट ऑफ जो भी हो, ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टस रियस एंड मेंस रिया। मेंस रिया मतलब क्या? गिल्टी माइंड, क्रिमिनल माइंडसेट। एंड एक्टस रियस मतलब फिजिकली एक्शन फॉर एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। मतलब क्राइम करने के लिए जब हम फिजिकली एक्शन करते हो, नॉर्मली क्या होता है, हमारे अगर दिमाग में आया या एक कोई इंसान है उसका मर्डर करना है, दिमाग में आया, क्राइम हुआ क्या? नहीं। मतलब क्या? मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम। तो मेंस रिया हुआ मतलब हमारे दिमाग में आया उसको मारना है, लेकिन क्राइम हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्राइम कब होगा? जब दिमाग में आने के बाद एक्टस रियस होगा उस पे, जब हम एक्शन करेंगे, उसको मारेंगे, तब वो मर्डर कहलाया जाएगा। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मेंस रिया नहीं होता, एक्टस रिया एक्सीडेंटली हो जाता है। मतलब अगर आप पे कोई अटैक करे, हमला कर दे, तो एक्टस आप खुद के बचाव के लिए आप एक्शन लेंगे, आप उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो उसे सेल्फ डिफेंस कहा जाता है, उसे मर्डर नहीं कहा जाता, क्योंकि मेंस रिया आपका जो माइंड सेट था वो गिल्टी नहीं था उस वक्त। ओके, तो ये है मेंस रिया एंड एक्टस रियस। देन एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 4, उसमें हम एक्सीडेंट पढ़ेंगे। एक्सीडेंट सेक्शन 80 of the IPC exempts the commission of any innocent unlawful act done in an innocent or lawful manner which has led to an transformation result that may have ensured from an accident or misfortune। मतलब जो आईपीसी का सेक्शन 80 है उसमें ये एक्सीडेंट की डेफिनेशन की गई है। तो अनसाउंड माइंड अब हम पढ़ेंगे। अनसाउंड माइंड क्या है कि सेक्शन 80 ऑफ द आईपीसी लेस डाउन टेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी केसेस ऑफ alleged unsoundness of mind. There is no definition of unsoundness of mind under the IPC। मतलब अनसाउंड माइंड के बारे में बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 84 में, लेकिन अनसाउंड माइंड की कोई भी ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन अब तक नहीं की गई है। अब इंटॉक्सिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा। अंडर सेक्शन 85 ऑफ द आईपीसी अ पर्सन विल बी exonerated from liability for doing an act while in state of intoxication in at the time of the act the person was incapable of knowing the nature of his act or that he was doing what was either wrong or contrary to law। ये इंटॉक्सिकेशन का आएगा। इसमें हमें अभी कल्पेबल होमिसाइड मतलब उसको नॉर्मली जो
एक सेक्शन 299 में आता है, और उसकी जो जो सज़ा है उसकी जो वो आईपीसी का सेक्शन 304 में आता है, कल्पेबल होमिसाइड। देन मर्डर की जो डिफिनेशन है वो 300 में की गई है, सेक्शन 300 में, और जो उसकी सज़ा है वो सेक्शन 302 में की गई है। इसमें ज़्यादा लर्न करने की कुछ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। एक्सेप्शन टू सेक्शन 300, एक्सेप्ट 300 के एक्सेप्शनल, बताओ। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, culpable homicide is not murder if the offender least deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person by mistake or accident, जो मैंने पहले भी बताया था आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में। थिफ्ट मतलब चोरी, ये 378 के आईपीसी में, आईपीसी का सेक्शन है 378, उसमें इसका डेफिनेशन दिया गया है। एक्सटॉर्शन मतलब जो एक्सटॉर्शन होता है उसका जो सेक्शन वो आईपीसी के सेक्शन 383 में उसका डेफिनेशन किया गया है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, इस क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 403 में की गई है। चीटिंग मतलब फंसाना, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 415 में की गई है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वासघात, विश्वास को तोड़ना, तो वो आईपीसी के सेक्शन 405 में बताया है। डिफेमेशन के बारे में आईपीसी के सेक्शन 499 में बताया गया है। तो मैं अभी हमारा यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ जो है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है। अभी हम अगले चैप्टर के लिए जाएंगे। अगले लॉ के भी है बहुत से, टॉर्ट लॉ है, लीगल मैगजीन्स है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एंड अदर भी है, लेकिन हम लॉ के नहीं, अभी जनरल नॉलेज का पढ़ेंगे एक चैप्टर नॉर्मली, क्योंकि लॉ लगी, पिछली बार भी लॉ ही लिया था मैंने। तो भी जनरल नॉलेज का हम आज हिस्ट्री पढ़ते हैं। एंशंट इंडिया, हिस्ट्री का एंशंट इंडिया पढ़ते हैं। इंडियन प्री हिस्ट्री, fossils of the early human being have not been found in India। मतलब जो शुरुआत का ह्यूमन बीइंग था उसकी जो फॉसिल्स है, मतलब उसकी जो हड्डियां मिली, अवशेष मिले, वो भारत में नहीं मिले हैं। तो पहली बार वो अफ्रीका में मिले थे, ये उसका यहाँ पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हिंट ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया इज इंडिकेटेड बाय स्टोन टूल्स of about 2,50,000 BC obtained from the deposits। 2,50,000 ईसाई पूर्व में भारत में जो पत्थर के हथियार मिले, तब से ये स्टोनेज का प्रूफ मिलता है वो आप उस टाइम का। दिस पीरियड इज देयर फॉर नोन एज द स्टोन एज विच हैज डिवाइडेड इनटू पैलोथिलिक मतलब अर्ली ओल्ड स्टोन एज, मिजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज, एंड न्योलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। द पैलियोथिलिक एज जो पुराना था, जब जो लोग थे वो सिंधु नदी या फिर गंगा नदी के पास रहते थे। होमोसेपियन फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज, मतलब जो होमोसेपियन होता था, एक आदि मानव का एक प्रजाति है वो होमोसेपियन, जिसके हम सब वंशज है, तो वो होमोसेपियन इसी दौरान पाया गया। मिजोलिथिक, इसमें स्टोन एज वगैरह मतलब स्टोन के हथियार वगैरह बनाना सीखा उस आदि मानव ने। नियोलिथिक मतलब इसमें तो व्हील का इस्तेमाल करने लगा वो,
और फायर का इस्तेमाल करने लगा, आग वगैरह। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब क्या, जो सिंधु संस्कृति हम कहते हैं उसे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो संस्कृति, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो हमारे इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। जितना पूछेंगे मैं उतना ही बताऊंगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो बहुत ऐसे चैप्टर है कि बोरिंग चैप्टर भी बहुत से है। जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। इसमें फर्स्ट डिस्कवर हड़प्पा किसने डिस्कवर किया, तो दयाराम साहनी जी ने इसका डिस्कवर किया था इन 1921। आर.डी. बैनर्जी डिस्कवर मोहनजोदारो और माउंट ऑफ डेड, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ऐसी अवशेष मिले थे, ऐसे हड्डियाँ वगैरह मिली थी, इसलिए उसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। मोहनजोदारो को वो आर.डी. बैनर्जी ने खोजा था, और जो हड़प्पा जो खोजा था वो दयाराम साहनी जी ने खोजा था। सर जॉन मार्शल प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बोथ ऑफ दिस, मतलब जॉन मार्शल जो थे वो अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, इट स्प्रेड फ्रॉम द ईयर 2500 टू 1750 BC, मतलब 250 से 1750 ईसा पूर्व में का ये टाइम बताया जा रहा है, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब तांबा, जस्ता, चांदी, लोहा, ये इस टाइम के बहुत ही यूज होने वाले मेटल्स थे। इस टाइम में लोहा नहीं था, आयरन नहीं था इस टाइम में। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब ज्योग्राफिकली ये कहाँ पे ज़्यादा पाई गई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेट्स पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी। मतलब इसके जो कुछ हमें गांव मिले जो थे पाकिस्तान में, उनमें से क्या क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, एंड बाकी के जो है वो भारत में स्थित है। उनमें से मेजर साइट्स आर लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा ये गुजरात में है, कालीबंगन राजस्थान में है, बनवाली हिस्सर में है, एंड आलमगीरपुर ये वेस्टर्न यूपी में है। टाउन प्लानिंग में यहाँ पे सबसे खास बात थी वो ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे 90 डिग्रीज में होते थे ड्रेनेज सिस्टम जो होती थी, यही इसमें आएगा। एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर में इस टाइम पे क्या क्या, गेहूँ, बार्ली, रे, पीज, सेसम, मस्टर्ड, राइस, ये लोथल में इसका उत्पादन किया जाता था। और जो कॉटन, डेट्स मतलब खजूर, मेलन, ये जो थे ये इनका भी इस उत्पाद लिया जाता था उस टाइम के किसान जो लेते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने फर्स्ट टाइम कपास की निर्मित की थी, ये आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कपास की निर्मित फर्स्ट टाइम कब हुई, उसका यूज फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ था। फूड ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। हड़प्पा कल्चर बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत किया जाता था, मैंने पहले ही बताया। रिलीजियस लाइफ, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वॉज मदर गॉडेस, मतलब देवी माता पे वो लोग विश्वास रखते थे। अभी हम देवी देवता भी है हमारे, मतलब जेंट्स भी है ना, शंकर, भगवान शंकर है, भगवान गणेश है, भगवान विष्णु है, तो वैसा नहीं था, वो सिर्फ देवी माँ पे विश्वास रखते थे। बट अपर क्लासेस प्रेफर्ड अ गॉड, मतलब जो अपर क्लासेस उनमें से रहते थे वो गॉड को प्रेफर करते थे। न्यूड विथ 2 हॉर्न्स, ये गॉड के नाम है, मच सिमिलर टू पशुपति शिवा। फैलस मीन्स लिंग एंड योनि वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रिवेलेंट, इस टाइम पे लिंग एंड योनि ये भी एक वर्शिप का, इस पे भी वर्शिप रखते थे लोग। मेनी ट्रीज, पीपल, एनिमल्स लाइक बुल, बर्ड्स लाइक डव एंड पिजन एंड स्टोन्स वर
वर्शिप्ड मतलब पीपल को पूछते थे, बैल को पूछते थे ये लोग, बर्ड्स लाइक डव एंड पिजन मतलब कबूतर को पूछते थे, और पत्थरों को भी पूछते थे, पत्थरों की मूर्तियों को पूछते थे। स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट वाज अल्फाबेटिकल इन पिक्टोग्राफिक। एन डीके, एन डीके के बारे में क्या बताएंगे? एन डीके के बारे में ऐसे स्पेशली कुछ बताया नहीं गया है कि किस तरह से ये एंड हुआ था। इन्वेज नॉर्मली क्या कहते हैं, इन्वेजन ऑफ आर्यंस, रिकरेंट फ्लड, या फिर अर्थक्वेक, मेजर इकोलॉजिकल चेंजेस, यही बताया जाता है इसमें। अब हम वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आज हम ये ख़त्म ही कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, आर्यंस के बारे में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी मतलब जो परिवार होता है वो बेसिक रहता था सोसाइटी का, समाज का। ट्राइब वॉज नोन एज जन एंड किंग वॉज राजन मतलब जो आदिवासी थे उन्हें जन कहा जाता था, और जो राजा होता था उसको राजन कहा जाता था। इकोनॉमी, इकोनॉमी तो नॉर्मली कैटल्स और एग्रीकल्चर पे ही रहती थी ज़्यादातर। सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वॉज काउ। उस टाइम जैसे हम आज पैसे देके कुछ खरीदते, उस वक्त गाय को देके कुछ खरीदा जाता था। रिलीजन, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम गॉड्स वर्शिप आर जनरली पर्सोनिफाइड पावर ऑफ नेचर। इसमें कौन कौन से मतलब जो मेल्स जो देवता है, देव है हमारे देवता है वो, उनमें से इंद्र, अग्नि, वरुण, ये इस टाइम के हैं। इस टाइम के बाद लोग पूजने लगे उनको भी। लेटर वैदिक पीरियड, ज्योग्राफिक एरिया, ज्योग्राफिक एरिया जो था वो नॉर्मली हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वही था, वो क्या अलग नहीं है। सोसाइटी, रिलीजन में ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। लिटरेचर में पूछ सकते हैं क्या, लिटरेचर में क्या क्या था? ऋग्वेद, उसमें 1028 हाइमेंस थे। इट डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, 10 मंडलों में उसका विभाग किया गया है। इट कंटेन्स गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से आया हुआ है। गायत्री मंत्र के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब कैसा होता है ये नहीं पूछेंगे। गायत्री मंत्र कम्स फ्रॉम विच लिटरेचर, देन यू विल राइट ऋग्वेदा एट दैट टाइम, ऐसा अगर पूछा तो। सामवेद, सामवेद तो क्या, डेरिवेटेड फ्रॉम रूट सामन मतलब मेलोडी। ये जो गायकी होती है, सिंगिंग के बारे में इसमें लिखा है गया है सामवेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद के टाइप है, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। इसमें यज्ञ याग वगैरह इसके बारे में बताया गया है। एंड अथर्ववेदा में डील्स विथ मैजिक मतलब ये काला जादू वगैरह इसके बारे में अथर्ववेद में है। और साथ ही साथ जो औषधि जड़ी बूटियाँ होती है, आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के बारे में भी अथर्ववेद में लिखा गया है। उपनिषद, उपनिषद भी इस टाइम का एक लिटरेचर था। रिलीजियस मूवमेंट, अब रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में वो हम जानेंगे। ये वैदिक वगैरह हो गया। रिलीजियस मूवमेंट्स, इस टाइम पे बुद्धिज्म एक था और एक जैनिज्म का फाउंड हुआ था। बुद्ध बॉर्न इन 563 BC ऑन विशाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी इन नेपाल। मतलब जो गौतम बुद्ध थे ये विशाखा पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मतलब जो आज के नेपाल में है लुम्बिनी। तो अटेंडेड इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। धर्मचक्र प्रवर्तन वो पूछेंगे। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, मतलब जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो हुआ है वो भुगतना ही पड़, जो आपने पाप किए हैं, कर्म किए वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, ये इसमें से आता है। धम्म के बारे में क्या बताया? 4 ग्रेट ट्रूथ्स, क्या बताया है उसमें?
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और मादक जो पदार्थ होते हैं, नशे के पदार्थ होते हैं, उनका सेवन वर्जित किया गया है। 8 फोल्ड पाथ मतलब जो राइट से राइट फेथ, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट रिमेम्बरेंस एंड राइट कंसंट्रेशन। बिलीफ इन निर्वाणा मतलब निर्वाणा पे बिलीफ रखना, अहिंसा पे बिलीफ रखना, लॉ ऑफ कर्मा पे बिलीफ रखना, ये मैंने बताया था आपने। जैनिज्म, इसके फाउंडर ऋषभनाथ थे। इसके फाउंडर जो थे वो ऋषभनाथ थे, क्योंकि बहुत से लोग गलती से वर्धमान महावीर लिख के आते हैं एग्जाम में, वो नहीं करना है हमें। ये गलतियां छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है वो हमें नहीं करनी है। ऋषभनाथ इसके फाउंडर थे। वर्धमान महावीर, उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो आज का मुजफ्फरपुर जो है बिहार का, वहाँ पे हुआ था इन 599 BC। जैन काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र बाय स्थूलभद्र इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC। फर्स्ट जो काउंसिल था वो पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना है बिहार का, वहाँ पे हुआ था। सेकेंड काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी जो गुजरात में है इन द 5th century AD। इसके बाद हम मगध एम्पायर के बारे में जानेंगे। हरियाणा का डायनेस्टी, इसका जो फाउंडर था वो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद में यहाँ अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उदयन आया, उदयन के बाद सुशीनाग आया, देन नंद डायनेस्टी आई। नंद के बाद कॉजेस ऑफ मगध सक्सेस, इस टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ था। अलेक्जेंडर वॉज सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, मतलब आज का जो ग्रीस है वो उसे पहले मैसेडोनिया कहा जाता था, वहाँ का वो था अलेक्जेंडर। ये पूछ सकते हैं अलेक्जेंडर का ओरिजिन कहाँ से है। हु इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। उस टाइम पे वो आया था, उसने हमला किया था भारत पे, अलेक्जेंडर ने। पोरस का युद्ध जो लड़ाई थी वो इतनी नहीं पूछेंगे। मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में नॉर्मली। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त शर्मा भी कहा जाता है उन्हें, उनकी मदद से वो नंदा जो थे, नंद डायनेस्टी जो नंद राजा जो था धनानंद, उसको मार के वो सत्ता में आए थे। चंद्रगुप्त इज कॉल्ड सैंड्रोकोटस बाय द ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक जो लोग थे वो उन्हें सैंड्रोकोटस कहते थे, चंद्रगुप्त को। और एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आर्य चाणक्य के बारे में यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, तो जब अगर MCQ के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको फंसा सकते हैं, 2-4 नाम दे देंगे, क्योंकि हम लोग क्या नॉर्मली समझते हैं कि आर्यभट्ट, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये सभी एक ही इंसान है, लेकिन कौटिल्य, विष्णुगुप्त एंड चाणक्य ये एक ही इंसान है, ये आज तक प्रूफ हो पाया है। लेकिन आर्यभट्ट यही वही चाणक्य थे, ये अब तक प्रूफ नहीं हो पाया। इसलिए आपको फंसाने के लिए ऑप्शंस में आर्यभट्ट भी नाम वो डाल सकते हैं, जिन्होंने शून्य की खोज की थी और शुक्र ग्रह की खोज की थी, उनका भी नाम फंसाने के लिए डाल सकते हैं। तो आपको उसमें से चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ही लिखना है। देन उनके बाद में बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोका आए, अशोका मतलब उनके बाद गुप्त डायनेस्टी आई, उसमें से फर्स्ट किंग था चंद्रगुप्त, देन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकेंड का दूसरा नाम पूछ सकते हैं विक्रमादित्य। देन कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त,
बाद में अदर डायनेस्टीज के बारे में और रूलर्स के बारे में बताऊंगा। हर्षवर्धन, उनके बाद हर्षवर्धन आए, या फिर राष्ट्रकूट आए, पल्लव, चोल, ये जो साम्राज्य थे उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, इनके बारे में। पोलाज इन बंगाल, पलस इन बंगाल, पलस जो साम्राज्य था उसका फाउंडर पूछ सकते हैं, गोपाला, वो बंगाल में था, गोपाला। इसका राष्ट्रकूट का फाउंडर दंती दुर्ग। हर्षवर्धन के कैपिटल पूछ सकते हैं, थानेश्वर, बट लेटर शिफ्टेड इन कन्नौज। शुरुआत में वो थानेश्वर में था, बाद में वो कन्नौज में शिफ्ट हुआ। पल्लव के बारे में आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर आप ये बुक बाय करते हैं। ये 2019 की है। अभी करंट का जो बुक होगा वो आप बाय करके उसमें आप देख सकते हैं। तो आज हमने क्रिमिनल लॉ के साथ साथ एंशंट हिस्ट्री भी पढ़ लिया है। तो इसी के साथ आपसे एक विनती है, आप हमारे इस क्रांति सूर्य होम मैजिक इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।